नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी जीएसटी के पूरे हुए 3 साल की अनलॉक 2 के आगाज की। जानेंगे कब होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार और क्या कांग्रेस के बयान से बढ़ेगी आरजेडी की मुश्किल, और आखिर में बात जनता पर बढ़े महंगाई के बोझ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल पद के लिए शपथ। लालजी टंडन की अनुपस्थिति में आनंदीबेन को मिली जिम्मेदारी। कल होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे आनंदीबेन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अफसरों को आदेश। कहा, राज्य में 15 जुलाई तक होना चाहिए राशन कार्ड का वितरण के समय गाइडलाइंस का रखना होगा खास ख्याल। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अब सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल करना हुआ अनिवार्य। नियम नहीं मानने वाले कर्मचारी को नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। घरेलू विमानन इंडिगो ने शुरू की छठवीं वेतन कटौती के बाद पायलट को अवैतनिक छुट्टी पर भेजा। मौजूदा हालात के चलते लिया गया फैसला। शेयर बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 498 अंकों पर 35,414 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी ने 128 अंकों पर 10,430 का किया कारोबार। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आज देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच अनलॉक 2 का आगाज हो गया है, जिसके तहत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रियायतों का दायरा बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज ही के दिन 3 साल पहले 1 जुलाई 2017 को भी एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिला था, जब केंद्र की मोदी सरकार ने टैक्स व्यवस्था में सुधार के लिए वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया था। लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी ये अपने मकसद से काफी दूर नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। देश की अर्थव्यवस्था के लिए साल के 7वें महीने का ये पहला दिन 1 जुलाई 3 साल पहले इतिहास में अपनी अलग जगह बना गया, जब केंद्र की मोदी सरकार ने इस दिन देश में माल और सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली को लागू किया। देश की कर प्रणाली में सुधार की दिशा में इसे बेहद महत्वपूर्ण कदम करार दिया गया। आज जीएसटी लागू हुए 3 साल पूरे हो गए हैं। जीएसटी के वजूद में आने से रोजमर्रा की कई चीजों पर टैक्स की दरें बदल गईं। लेकिन जिन 5 मकसद को लेकर जीएसटी को लागू किया गया था, वो अब तक हासिल नहीं हो पाए हैं। जीएसटी लागू करने के पीछे 5 मकसद थे। महंगाई पर लगाम, अनुपालन बोझ कम होगा, टैक्स चोरी पर लगाम, जीडीपी में इजाफा, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना। मौजूदा वक्त में देखें तो ना तो महंगाई पर लगाम लग पाई है, न टैक्स कलेक्शन लक्ष्य के मुताबिक हो पाया है। उम्मीद की गई थी कि प्रति महीने 1,50,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही रहा है। साथ ही जीएसटी काउंसिल अभी भी जीएसटी में टैक्स चोरी को रोकने की कवायद में लगी है। जहां तक जीडीपी में ग्रोथ की बात है, तो कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू होने से 2% तक जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ पिछले 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 2017-18 में भारत की जीडीपी 7.2% थी, जो 2018-19 में घटकर 6.8% हो गई, और अब 2019-20 में जीडीपी 4.2% दर्ज की गई। इतना ही नहीं, आगे और स्थिति बिगड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी भी बड़े पैमाने पर लोग जीएसटी को समझने में उलझे हुए हैं। इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में सरकार इसे और सरल बनाने पर काम करे, ताकि जिस मकसद से इसे लागू किया गया है वो पूरा हो सके। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, सरकार ने जीएसटी को लेकर जो लक्ष्य रखा था वो 3 साल बाद भी हासिल नहीं किया जा सका, और चालू वित्त वर्ष की स्थिति तो और भी बुरी दिख रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार की योजना में क्या खामी रह गई है, क्योंकि अगर टैक्स कम कलेक्ट होगा तो इसका असर तमाम योजनाओं पर पड़ सकता है। देखिए मीनाक्षी, किसी भी योजना या फैसले की सबसे बड़ी खामी होती है उसे बिना किसी तैयारी के, देखे परखे बिना लागू कर देना। और यही खामी जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के साथ भी है। वन नेशन वन टैक्स के फॉर्मूले पर चलते हुए 3 साल पहले आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करने का कदम उठाया था। और जैसी मोदी जी की आदत है कि वो हर बात को अलग अंदाज में पेश करना चाहते हैं, उन्होंने टैक्स से संबंधित इस फैसले को भी पूरे तामझाम के साथ आधी रात को संसद में लागू किया था, और इसे आर्थिक
आजादी का नाम दिया था। मोदी जी 15 अगस्त 1947 के बरक्स इस तथा कथित आर्थिक आजादी को खड़ा करना चाहते थे। उनका ये सपना पूरा भी होता बशर्ते इसे योजनाबद्ध तरीके से और हर तरह से देख परख करके लागू किया जाता। लेकिन जैसी एक झटके में नोटबंदी लागू की गई थी मीनाक्षी, वैसे ही जीएसटी लागू कर दिया गया और देश के कारोबारियों को इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया। जीएसटी के कुछ खास उद्देश्य थे मीनाक्षी, जैसे महंगाई पर लगाम लगाना, टैक्स चोरी रोकना, जीडीपी में इजाफा और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना। लेकिन 3 सालों में इसमें से एक भी उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई तो दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने की जगह माइनस में जा रही है और टैक्स कलेक्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। जीएसटी की पेचीदगियों को समझने में कारोबारियों को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी है मीनाक्षी, और सरकार ने भी बार बार टैक्स की दरों में बदलाव करके यही दिखाया है कि खुद उसकी तैयारी पुख्ता नहीं थी। इस उलझन में कुछ अजीबोगरीब फैसले भी हुए। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि मालाबार पराठों पर 18% जीएसटी लगा दिया गया, लेकिन खाखरा, सादी चपाती और रोटी पर नहीं लगाया गया। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के मुताबिक ये पूरी तरह से तैयार चीजें हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए और तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मालाबार पराठा उन उत्पादों से अलग है, इसीलिए अलग जबकि नहीं है, लेकिन जीएसटी के हिसाब से इसे अलग बताया गया और 18% उस पर टैक्स लगाया गया। रोटी और पराठे के इस अंतर ने वन नेशन वन टैक्स के फॉर्मूले को और पेचीदा बना दिया है मीनाक्षी, क्योंकि भारत में इतने तरह के खाद्य पदार्थ हैं जो एक जैसे होते हुए भी अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ऐसे में कहां तक समानता और भिन्नता ढूंढी जाएगी। खैर, रोटी पराठे की बहस से अलग भी जीएसटी में इतने उतार चढ़ाव हैं कि आम व्यापारी और साधारण उपभोक्ता उसमें चढ़ते उतरते हाँफ रहा है। बेहतर होता मीनाक्षी कि अगर सरकार पूरी तैयारी के साथ कोई फैसला लेती। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में भले ही स्वास्थ्य मुसीबत दिन ब दिन विकराल होती जा रही हो, रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हो, बावजूद इसके आज से देश में रियायतों का दायरा और बढ़ा दिया गया है। आज से देश में अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। तो आज से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। भारत सरकार की तरफ से इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये फेज 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। करीब 4 महीने तक देश में पूर्णबंदी जारी रही और उसके बाद देश को फेज के हिसाब से अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 1 में काफ़ी गतिविधियों में छूट मिली थी, जिसके बाद अब अनलॉक 2 में इसे बढ़ाया गया है। इसके तहत हो रहे बदलाव पर नजर डालें तो आज से फ्लाइट और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी तक लिमिटेड नंबर में ही इनकी सेवा को चालू रखा गया था, अब संख्या को दोगुना तक किया जा सकता है। अब रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले ये समय 9 से 5 का था। दुकानों में 5 लोग से ज़्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। इसके अलावा अनलॉक 2 में कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर पाबंदियां जारी रहेंगी, जैसे स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। आगे का फैसला राज्य सरकारों से विमर्श के बाद होगा। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, असेंबली हॉल, इनके अलावा सरकार की ओर से अभी भी कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। यहाँ सिर्फ जरूरी गतिविधियों को मंजूरी है। इसके अलावा कम से कम लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि इसके पहले अनलॉक 1 में धार्मिक स्थल, मॉल वगैरह को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। एक तरफ आर्थिक क्षेत्र में रफ्तार देने के लिए देश में अनलॉक 2 का आगाज हो गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। जल्द शिवराज को अपनी नई टीम मिलने वाली है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। तो क्या कुछ कहा सूबे के मुखिया ने, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सोमवार को दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करने पहुंचे, तो लगा कि अब जल्द ही सूबे में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। 30 जून की तारीख लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार टल गया। कहा जा रहा है कि अभी कई चीजों को लेकर मामला उलझा हुआ है, लेकिन अब दिल्ली से लौटने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सूबे में शिवराज की मिनी कैबिनेट बनने के 71 दिन बाद कल यानी 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खुद इस बारे में जानकारी दी। पिछली बार 5 मंत्रियों वाली मिनी कैबिनेट ने 21 अप्रैल को शपथ ली थी। इस बार बीजेपी नए चेहरों और वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर उलझन में है। आज मीडिया से मुखातिब हुए शिवराज से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब भी मंथन होता है अमृत निकलता है। अमृत तो बढ़ जाता है, बाकी शिव पी जाते हैं।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे मंत्रिमंडल गठन का एक नया फॉर्मूला लेकर भोपाल आए हैं। इस फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल में नए चेहरे को शामिल करने के साथ वरिष्ठ विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। सहस्त्रबुद्धे वरिष्ठ विधायकों को 1-to-1 चर्चा करने के लिए पार्टी ऑफिस बुला सकते हैं। वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है मंत्रिमंडल के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद का मुद्दा भी नहीं सुलझा है। शिवराज सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। अगर भार्गव को मंत्री बनाया गया तो सीतासरन शर्मा को दोबारा विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब किसे शिवराज कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, किसे उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाएगी और कौन विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब कल तक सबके सामने होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल के तौर पर कल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। वाकई शिवराज की नई टीम में कौन शामिल होगा, इस पर से तो अब कल पर्दा उठ जाएगा, लेकिन बिहार महागठबंधन में कौन शामिल होगा और कौन बाहर जाएगा, इसे लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। जीतन राम मांझी तो समन्वय समिति का गठन नहीं करने को लेकर महागठबंधन से अपनी राह अलग करने की भी बात कह चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने भी मांझी के सुर में सुर मिला दिए हैं, जिसके बाद आरजेडी की मुश्किलों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव जहां सत्ता पक्ष की खामियां गिनाकर सत्ता में आरजेडी की वापसी का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं इनके इस ख्वाब को पूरा करने की राह में अपने ही साथी बाधा बनकर खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल महागठबंधन में समन्वय समिति की मांग को लेकर आरजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पहले ही आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन तेजस्वी जीतन राम मांझी को तवज्जो देते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी मांझी के सुर में सुर मिला दिए हैं। गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में समन्वय समिति जरूरी है। गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में समन्वय समिति होनी चाहिए और गठबंधन के सभी घटक दल भी यही चाहते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी भी समन्वय समिति के पक्ष में है और इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आरजेडी भी बैठक में ये स्वीकार कर चुकी है कि समन्वय समिति होनी चाहिए। अब भले ही गोहिल दावा कर रहे हो, लेकिन आरजेडी की तरफ से अब तक समन्वय समिति को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि मांझी महागठबंधन से दूर जाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ने के संबंध में पूछे जाने पर गोहिल ने कहा, हम तो चाहते हैं कि सभी एक विचारधारा के लोग मिलकर चुनाव लड़ें। बिहार में जनता परेशान है, दुखी है। बीजेपी और जेडीयू में न ताल है और न मेल है, दोनों की विचारधारा अलग है। अन्नदाता परेशान है, जनता दुखी है, सब तरह के लोग परेशान हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि एक विकल्प मिले। अब देखना होगा कि समन्वय समिति को लेकर दिया गया कांग्रेस का बयान सूबे में क्या हलचल मचाता है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के बयान से आरजेडी की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। यानी चुनाव से पहले महागठबंधन में उलझनें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ये तस्वीर कब साफ होगी, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो पिछले दिनों रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह के तेवर भी थे, जो कई मोर्चे पर अपनी ही पार्टी का विरोध करती रही हैं, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अदिति सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह की विधानसभा सदस्यता बचेगी या उन्हें सदन से किया जाएगा अयोग्य घोषित। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित क्या देंगे फैसला? विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर इस समय टिका है कांग्रेस विधायक का भाग्य। जी हां, अदिति सिंह की विधानसभा सदस्यता मुश्किल में फंस गई है। उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त कराने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से जो मांग की थी, उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कांग्रेस के एक और बागी विधायक राकेश सिंह और सपा के विधायक नितिन अग्रवाल के प्रकरण में अगले हफ्ते समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ सदस्यता रद्द करने संबंधी दायर किए गए वाद की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केसी कौशिक ने बताया, करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद स्पीकर ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। उम्मीद है कि जल्द ही निर्णय का औपचारिक ऐलान होगा। अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका पर 25 जून को विधानसभा अध्यक्ष ने पहली सुनवाई की थी, वहीं दूसरी सुनवाई 30 जून को हुई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि उच्च न्यायालय ने बागी विधायकों के खिलाफ 16 जुलाई तक तीनों याचिकाओं को निपटाने का निर्देश दिया था। आपको बता दें, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बुलाए गए विधानमंडल के विशेष सत्र में रायबरेली सदर की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने सदन में उपस्थित होकर पार्टी से बगावत का बिगुल फूंक दिया था। उस कार्यक्रम के बहिष्कार के बावजूद सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर पार्टी की विधायक अदिति सिंह को पार्टी ने अनुशासन तोड़ने का नोटिस भेजा। इसके बाद विधायक को पार्टी ने निलंबित करने के साथ ही विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की अर्जी भी दी है।
अदिति सिंह समय समय पर अपने ढंग से पार्टी का विरोध करती रही हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा प्रवासियों को बस भेजे जाने वाले मामले में भी पार्टी को घेरा था। केंद्र सरकार के फैसलों पर अपना समर्थन जताने और पार्टी लाइन से हटकर कई गतिविधियों में शामिल होने या बयानबाजी करने के मामले में उन्हें चेताया जा चुका है। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता पर बढ़े महंगाई के बोझ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही जनता की मदद करने के लिए नवंबर तक फ्री राशन देने का ऐलान किया। लोगों की परेशानी हल करने को लेकर जमकर उनकी तारीफ भी की, लेकिन आज सुबह होते ही जनता के लिए बुरी खबर सामने आ गई। पहले ही महंगाई से त्रस्त जनता पर आज से बोझ और बढ़ गया है। आज से रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। देश में पूर्णबंदी लागू होने के बाद से लोगों के रोजगार पर काले बादल छाए हुए हैं। भारी नुकसान के बाद कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिससे लोग बेरोजगार हो गए हैं और ये सिलसिला अब भी बरकरार है, जिससे लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब जनता पर महंगाई का बोझ भी कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण आज देखा गया। जी हां, आज से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले महीने दिल्ली वालों को इस एक एलपीजी सिलेंडर के लिए 593 रुपए चुकाने पड़ रहे थे। अब 1 जुलाई यानी आज से 594 रुपए अदा करने होंगे। इसके साथ ही अब 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 594 हो गई है। वहीं बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1135 रुपए का है। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जून महीने के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम 11.5 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया था। इससे भी पहले एलपीजी सिलेंडर मई महीने में 162 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ था। गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। वहीं एलपीजी सिलेंडर से पहले पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम भी जनता की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष के सुर भी काफी तल्ख हो गए हैं। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।